यार शाहान कैसा है यार? मैं ठीक, तू बता। यार वो सीट्स आई हुई है, मैंने सुना यार पीपीएससी की कोई नई। पीपीएससी की? हाँ, फार्मासिस्ट की। अप्लाई किया तूने? नहीं यार, मैंने तो अप्लाई नहीं किया। तूने अप्लाई किया? नहीं यार, मैं देखा है अभी, मैंने सुनी है कोई, मैं कहा पूछूं, तुमने शायद अप्लाई कर दिया। नहीं, मैंने नहीं अप्लाई किया। क्या सीन है फिर, क्या करें? पता नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन की पीपीएससी की तरफ से आई हुई है। यार मैं सोच रहा हूँ कि यार इसमें अप्लाई ना ही करूँ तो बेहतर ही है यार। तू क्या कहता है? यार मैं भी सोच रहा हूँ कि यार मैं भी अप्लाई ना करूँ। क्यों, तूने क्यों नहीं अप्लाई करना? यार तू मेरी छोड़, तू अपनी बता कि। अच्छा यार, तू अपनी वजूहत तो बता मुझे मुझे गिनवा। तो तेरी क्या वजूहत हैं, तू अप्लाई नहीं करना चाह रहा? रीज़न नंबर 1, यार देख, सारा दिन तो मैं करता हूँ काम, सुबह सवेरे उठ के ड्यूटी पे जाता हूँ और वहाँ पे काम करके 5 बजे फ्री होता हूँ। उसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा, कैसे सिलेबस कवर करूँगा? हो ही नहीं सकता यार। हाँ, ये तो मेरी भी बड़ी वजह है यार। अच्छा, तो तेरी दूसरी वजह क्या है? वजह नंबर 2, अब देखो, अब मेरे से पहले कितने लोगों ने एमफिल कर ली है, कुछ पीएचडी कर रहे हैं, किसी ने कर भी ली है, उन्होंने भी तो मेरे से पहले अप्लाई किया हुआ है ना। वो नहीं पास कर सके तो मैं कैसे करूँगा पास? हाँ, सही कह रहा है यार। अच्छा यार, तेरी तीसरी वजह क्या है? वजह नंबर 3, अब देखो, अब पीपीएससी में कहते हैं लोग, मैंने सुना है कि 3 अटेम्प्ट होती हैं सिर्फ। अगर मैं भी यार एक अटेम्प्ट यहाँ पे ज़ाया कर दूँ, पढ़ा तो है कुछ नहीं, मैंने आता वाता है कुछ नहीं, अगर मैं भी वो अटेम्प्ट ज़ाया कर लूँ तो फिर बाद में कैसे करूँगा? क्या यार, ये अगले साल कर लेंगे, उससे अगले साल आ जाएगा, फिर कर लेंगे, उससे अगले में, कभी तो पास हो ही जाएंगे तैयारी करके। तूने मेरे दिल की बात कर दी है। तू मेरा भाई है। तूने मेरे दिल की बात की है। अच्छा चल, मेरी तो होगी वजूहत, तू बता, तू क्यों नहीं अप्लाई करने वाला इस बार? वजह नंबर 1, मेरी तो अभी कैटेगरी नहीं आई। मेरी कैटेगरी फार्मेसी काउंसिल फंसी हुई है। 4 महीने हो गए मैंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक कैटेगरी नहीं आई। जब मेरे पास कैटेगरी ही नहीं है तो मैं कैसे अप्लाई करूं? अच्छा, ये तो बात तेरी वाकई सही है। दूसरी रीज़न क्या है तुम्हारी? वजह नंबर 2, वजह नंबर 2, वजह नंबर 2। यार पेपर आ जाएगा, मैं पढ़ भी लूंगा, मैं पास भी कर लूंगा। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं पास कर लूंगा। लेकिन मैंने सुना है कि जब पास कर लिया बंदा तो ये अब दूर दूर भेज देते हैं, कभी डीजी कहाँ, कभी तोनसा, कभी कहाँ कहाँ पे भेज देते हैं। तो यार इस चीज़ में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं घर से भी दूर रहूँगा। तो मैं जहाँ पे लगा हूँ, आई एम कंफर्ट, मैं ठीक हूँ। ये भी सही बात है। इसके अलावा और क्या वजह है? यार इसके अलावा भी और भी काफ़ी वजूहत हैं, जिनमें से एक ये भी है कि यार देखो, इतने लोग हैं, 4,000, 5,000, 6,000 लोग हैं। पंजाब में सीटें आई हैं, ठीक है, 10 आई हैं, 15 आई हैं, ठीक है। इतने सारे लोग हैं, वो सारे अप्लाई कर देंगे। 600 की फीस है या 1,000 फीस है। यार मैं वो पैसे दे के क्यों जाया करूँ? उनमें से हो जाएगा कोई सिलेक्ट, जिसने होना होगा। मैं क्यों सिलेक्ट करूँ यार? मतलब आई एम वेरी सीरियस, आई एम वेरी सीरियस, सॉरी। हाँ यार, तू बता, तेरी अगली वजह क्या है? मेरी अगली वजह, अब बात आ जाती है कि पढ़ना कैसे है, कहाँ से तैयारी करनी। और मेरे तो खानदान ही किसी ने पीपीएससी का ना ही नहीं सुनिया मामा, वो की होंदा है कुछ भी नहीं। हूँ मैंने उन्होंने सारे ने एक ही चीज़ बताए, WAPA वापडा या वाथा या PTCL या PSO। हूँ जिन्हों मेरे ना फैमिली किसी ने पास किया है, ना मेरे चाचे ताए मामा ने किसी ने पढ़िया है, तो वो कितों पास करेंगे? ना मैनू कितों पता चलेगा पीपीएससी होंदी की चीज़ है। हाँ यार, बात तो तेरी ठीक है। हमें किसी तरह मतलब जब ग्रेजुएट हुए हैं, किसी ने हमें बताया ही नहीं है, हमें गाइड ही नहीं किया कि आपने पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो इसलिए यार हमें मतलब किसी गाइडेंस ही नहीं मिली है हमें, तो हम कहाँ से तैयारी करें यार? मतलब वी आर अनएबल टू परफॉर्म। यार तेरी बात तो सही है, अब हर किसी को पता तो है नहीं कुछ। लेकिन मैंने एक सुना है कि कोई लाइक भाई हैं, वो बड़ी चीज़ें बताते हैं हर चीज़ के बारे में, कैसे तैयारी करनी है, कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ वो कहते कर लो जो कुछ है। अब इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार उसके पास चले ना टाइम निकाल के। और यार नहीं चौधरी यार, वो मैंने नहीं किसी से गाइडेंस लेनी, क्या हो गया है? लाइक है, हम किसी के पास जाएंगे? क्यों जाएं हम किसी के यार पास? हम यार पूरी तैयारी कर लेते यार हैं, बात इसमें क्या पता है है? क्या, पूछने में क्या हर्ज है? पूछ लेंगे तो क्या पता हमारी हेल्प हो जाए, कुछ पता चल जाए हमें कैसे पास करना है। हाँ ये भी बात ठीक है तेरी, चल चलते हैं। हाँ ना, चल चल। आजा चल। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है वालेकुम सलाम। जी। सज्जन आए थे अखा ठहरन। क्या जी, जी। बात है बात।
तो फैल और शान, आपने मुझे याद किया, कुछ पूछना था आपने? जी लाइक भाई, हमने काफ़ी क्वेश्चंस पूछने थे आपसे और इंशाल्लाह आप उसका, हमें उम्मीद है कि आप उसका अच्छे से आंसर करेंगे। अच्छा चलिए, आप पहला सवाल पूछें। जी भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे हम लोग सारे कहते हैं कि हम कैसे पास करेंगे, ना हमें पता है कुछ, कि हम तैयारी कहाँ से करें, तो उस बारे में आप क्या चीज़ बताएंगे? आप कहीं पीपीएससी की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, वही जो अच्छा, सीट्स आई हैं। पीपीएससी जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, उसके अंदर या तो सीट्स आती हैं जो रेगुलर सीट्स होती हैं कि आपकी जो फुल सर्विस होती है, फुल लेंथ टिल 60 इयर्स ऑफ रिटायरमेंट की जो एज होती है, या फिर वो अदरवाइज स्पेसिफाई कर देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये कुछ अरसे बाद रेगुलराइज भी हो जाता है, ठीक है। तो चाहे वो सीट्स आ जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने अभी पैसी के अंदर जो पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है, जो कि लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है, उसमें फार्मासिस्ट की सीट आई हुई है, ठीक है, 8 सीट्स हैं, तो वो आप उसमें अप्लाई करें। और इसी तरह से प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर सीट्स आती हैं, हॉस्पिटल की आती हैं, या फिर कोई और आती है फार्मासिस्ट, तो आप उसमें अप्लाई करें, ठीक है। और आप बहुत अच्छी पोजीशन पे, चाहे आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, चाहे आप एमफिल स्कॉलर हैं, चाहे आपने पीएचडी किया हुआ है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल कि अब हम अप्लाई कैसे करें? सारा दिन तो हम करते हैं काम, मतलब सुबह सवेरे उठा, ड्यूटी पे जाना, 5 बजे वापस आना, उसके बाद हमारी तैयारी तो कैसे? जी, ये सबसे कॉमन सवाल है, और जो फीमेल हमारी फार्मासिस्ट है, मैं सबसे ज़्यादा उनसे सवाल ये सुनता हूँ कि हम लोग सुबह काम करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, 5 बजे हमें ऑफ होता है, उसके बाद हमें 1-1.5 घंटा लग जाता है घर पहुँचते हुए, हम बिल्कुल टायर्ड होते हैं। तो उनको मैंने बताया हुआ है कि ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप 5 साल का जो सिलेबस है वो कुछ 1-2-3 महीने के अंदर ये कवर कर लो, तो ये आप कवर नहीं कर सकते 5 साल का सिलेबस। लेकिन जिस स्टेज पे आप हैं, इसी स्टेज के ऊपर आपके साथ वाले बाकी लोग भी हैं, ठीक है, जिन्होंने इवन आप जो मल्टीपल टाइम जिन्होंने दिया होगा, ठीक है, जैसे हम बाहर खड़े बात कर रहे थे, जब मल्टीपल टाइम एग्जाम्स दिए हैं, कोई एक बार अपीयर हुआ है, 2 बार हुआ है, एफपीएससी में, एनटीएस में, ओटीएस में, पीपीएससी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब दोबारा एग्जाम देने जाते हैं वो एक स्टेज पे होते हैं, क्योंकि आपने दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट लेके उसको प्रिपेयर करना है, अपना माइंडसेट बनाना है, ठीक है, अपने आप को उस चीज़ के अंदर धारना है, ठीक है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं 9 to 5 की, ठीक है, तो आप उसमें क्या करें कि आप कुछ पेजेस ऑफ अ चैप्टर, या एक चैप्टर आपको पता है कि मैं ये काम करके, इंडस्ट्री का काम है, फॉर एग्जाम्पल नेचर ऐसी कि आपने कुछ काम करना है, आके आप बैठे हैं, ठीक है, आप आधा घंटा बैठे हैं, 20 मिनट बैठे हैं, तो आप अपना वो 4-5 पेजेस को अच्छी तरह अंडरलाइन करें, एमसीक्यूज को अंडरलाइन करें, वो सारी चीज़ें देखें, फिर आप उठ के जाए अपना काम करें, फिर आप आए जब बैठें तो आप वो चीज़ें जो है वो आगे अंडरलाइन करें, ठीक है, और वो चीज़ें पढ़ें। इस तरह आप एक दिन में अपना एक चैप्टर कर लेते हो फार्माकोलॉजी का, और कई लोग जिनकी पेज ज़्यादा वो 1 से 2 चैप्टर भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आपने अगले दिन फिर से अगला चैप्टर करना है, तीसरे दिन तीसरा चैप्टर करना है। इस तरह एक बंदा जो ये सोच रहा था कि 9 to 5 की जॉब में वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, उसके मुकाबले में वो बंदा कि जो डेली एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा है, वो कितने चैप्टर 30 दिन में वो 30 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुका होगा फार्माकोलॉजी की, जो बहुत बड़ी बात है। उसके मुकाबले में वो बंदा जिसने स्टार्ट ही नहीं किया, वो कहाँ पे होगा टेस्ट में, वो फेल होगा, ठीक है। इसी तरह आपने जब घर आना है तो अपना फार्मास्यूटिक्स या बायोफार्मास्यूटिक्स या कोई और साइमल्टेनियस उसको पकड़ लेना सब्जेक्ट को, तो आप 2 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चल रहे हो, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रिपरेशन में कैरी फॉरवर्ड करो स्टडी को, यानी कि आपने आज के अगर 5 पेजेस पढ़े अंडरलाइन किए हैं, तो अगले दिन पिछले 5 जो अंडरलाइन उनको पहले देखना है, अगले दिन 5 को देखना है, 2 दिन में आपके 10 पेजेस हो गए, तीसरे दिन आपने फिर पिछले 10 पेजेस को देखना है, आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, फिर आपने करना। इसको कहते हैं स्टडी को कैरी फॉरवर्ड करना, कि पहले दिन जो आपने पढ़ा कंटेंट वो आपके 2.5 या 3 महीने बाद भी आपको अच्छी तरह से जुबानी याद हो, और उधर से बेशक हज़ारों एमसीक्यू बन जाएं, तो आप अटेम्प्ट कर सकोगे ऑल अक्रॉस पंजाब इजीली। उसके मुकाबले में वो लोग जिन्होंने स्टडी को उठा के कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, अपने साथ दिमाग में रिटेन नहीं किया, वो फेल हो जाएंगे। और जब वो गलत टिक करेंगे तो उनकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 नंबर की, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जब उनकी नेगेटिव मार्किंग होगी, साथ उनको आएगा नहीं, वो रिलेट नहीं कर पाएंगे 2 टॉपिक्स को, जिनमें से हो सकता है एक एमसीक्यू बना जिसमें 2 टॉपिक्स को एनालाइज करके आपने आंसर करना है, रिलेट नहीं कर पाएंगे तो उनकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी, वो कंफ्यूज होंगे, उनको सोचने में टाइम लगेगा। उसके मुकाबले में जिन लोगों ने मॉडल पेपर्स पढ़े होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी, स्पेसिमेन की तैयारी की होगी और अपने साथ कैरी फॉरवर्ड किया होगा स्टडी को, वो पास कर जाएंगे। जी अच्छा देख भाई, मुझे ना एक और क्वेश्चन था। अब देखिए हम जैसे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं,
तो मतलब हमारे ऊपर भी मतलब जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, जिन्होंने पीएचडी की हुई है, हमारे काफ़ी सीनियर्स हैं, वो मतलब उन्होंने भी सबने अप्लाई करना है, मतलब हमारी कहाँ पे आएगी, मतलब वो ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। मुझे मैं आपका सवाल समझ गई। कई लोग पूछते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं जो हमारे साथ कंपटीशन में खड़े हुए हैं। हम अगर फॉर्मडी फ्रेश करके आए हैं तो कई लोग हैं जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, कई लोग जो है पीएचडी स्कॉलर हैं, कई पीएचडी के करीब है, कर लिया हुआ है, ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल, और कई बिल्कुल। लोग हैं आपके मुकाबले में कि उन्होंने एक बार पीपीएससी दिया, 2 बार दिया, मल्टीपल और एग्जाम्स दिए हैं, तो आप कहाँ पे खड़े हो। मैं हमेशा कहता हूँ ये एक दिमाग की गेम है कि इवन इफ यूर अ फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है, तो आपने ये सोचना है कि आपने अगलों को अगर compete कर लिया और उनसे आगे निकल गए, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। दुनिया आपके इर्द गिर्द होगी, ठीक है, आपका एक सोसाइटी में नाम होगा कि आपने मुकाबला किया है, ठीक है। जब आप ये सोचोगे ना कि मैं हार जाऊंगा या मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने खुद का खुद कंपटीशन बनना है, खुद अपना स्केड्यूल सेट करना है। और ये स्केड्यूल सेट की भी मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब आप एक बार अपना स्केड्यूल करेंगे, मैंने सुबह से इतना पढ़ना है और मैंने एक हफ्ते में इतना पढ़ना है, महीने में इतना पढ़ना है, तो आपको कम से कम 7 से 10 दिन लगेंगे स्केड्यूल पे सेट होने पे, क्योंकि जो पहला स्केड्यूल होगा आप उसमें फेल हो जाएंगे, प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो पाएगा। फिर आप उसको रीस्केड्यूल करोगे मॉडिफाई करके, फिर आप उसमें हल्का सा सेट होगे, लेकिन वो भी उसमें चेंजेस चाहिए होंगे, फिर उसमें आपको फिर दोबारा रीस्केड्यूल मॉडिफाई करोगे। जब आपका एक स्केड्यूल फिर सेट हो जाएगा ना, फिर आप उसमें धड़ाधड़ अपनी स्पीड के ऊपर, पेस के ऊपर पढ़ोगे। लेकिन आपके मुकाबले में वही लोग जो एमफिल कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, या मतलब उन्होंने अटेम्प्ट्स दिए हैं, वो बार बार फेल हुए, इसीलिए हुए क्योंकि जब उन्होंने स्टार्ट किया अपने प्रिपरेशन का फेज तो गिव अप कर दिया। 10 दिन किया, 15 दिन किया, उन्होंने कहा कि यार क्या करें, ना कोई टेस्ट की डेट अनाउंस हो रही है, ना कुछ हो रहा है, तो गिव अप कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो बाय लक के ऊपर जाते हैं। और जिन्होंने रिटर्न की तैयारी नहीं की हुई, कंक्रीट तैयारी जिसको मैं कह रहा हूँ, जो आप लोग करें, तो वो इंटरव्यू के अंदर जब बैठते हैं और उनके सामने 3 या 4 पैनलिस्ट हैं, एक सीएसपी ऑफिसर है, कोई डीन है, कोई एचओडी है किसी सब्जेक्ट का, वो जब आपसे किसी एंटी कैंसर के बारे में पूछ लेंगे, किसी मैकेनिज्म एक्शन के बारे में पूछ लेंगे, कोई फोरेंसिक की डेफिनेशन पूछ लेंगे, कोई रिसेप्टर्स के पूछ लेंगे, कोई डीप डाउन कोई चीज़ पूछ लेंगे, तो आप ब्लैंक होगे क्योंकि आपने कंक्रीट थ्योरी को नहीं पढ़ा हुआ था उसमें, ठीक है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ग्रेडियंट बनाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मीडियोकर, एंड देन लीस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपका फार्मास्यूटिक्स आ गया, फार्माकोलॉजी आ गया, बायोफार्मास्यूटिक्स आ गया, आपकी क्लिनिकल आ गई, आपकी फॉरेंसिक फार्मेसी आ गई, फिर आपके बीच में फार्माकोग्नोसी आ गई है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, और फिर इस तरह से फर्दर मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गई, इस तरह के सब्जेक्ट्स हो गए। अच्छा देख भी मेरा एक और क्वेश्चन था इसमें, एक और ऐड करना चाहूँगा। अच्छा जी, मतलब जो लोग कहते हैं कि हम पीपीएससी इन केस हमने पास कर लिया, हम वाइवा भी पास कर लिया हमने, लेकिन हमारी पोस्टिंग जो सी है वो मतलब विदाउट सीटिंग हो जाती है, जैसे कोई डीजी खां हो जाती है, कोई नारोवाल हो जाती है, तो हम मतलब अपने कंफर्ट के लिए अपना मतलब हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम अपना कंफर्ट रखेंगे, जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं वही करेंगे। ये सवाल मैं आपको समझ गया, आपका मतलब ये मैंने ना ज्यादा सुना है फीमेल से। फीमेल्स अच्छा। हमेशा ये कहती हैं कि जी हमारे लिए वी आर मैरिड, तो हमारे लिए मुश्किल है कि हम लोग अगर पढ़ भी लें, तैयारी भी कर लेती हैं, एफर्ट कर लें, उसके बाद हमारी पोस्टिंग और हमें लाहौर में या हमारे घर के पास पोस्टिंग ना मिले तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जब मैं पास हुआ था मेरे साथ 300+ फीमेल पास हुई थी, और चूंकि हम कनेक्शन में, राब्ते में थे सारे, क्योंकि हम लोगों की पोस्टिंग होनी सारे, तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, तो वो पूछती थी कि हमारी पोस्टिंग हुई तो हम ज्वाइन ना करें, छोड़ दें। मैंने इनको एक बात की हमेशा कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। और ये बात याद रखें, अगर आप कुछ हैं, आपका मुआशरे में कोई रुतबा है, अगर आपने कोई मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है तो उसकी रिस्पेक्ट होती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता भी वहाँ पे होता है, अगर आप मैरिड हैं तो आपके ससुराल में इज्जत भी होती है, ठीक है। सिर्फ आपने कन्विंस करना होता है अपने आसपास के लोगों से कि ये एक मुश्किल टाइम है कि जिसमें आपकी पोस्टिंग हो सकता है 1 घंटा दूर घर से, या 1.5 घंटा या 2 घंटा दूर हो जाए, ठीक है। आप वहाँ पर जाएँ, कुछ सर्व करें, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है डिपार्टमेंट में कि आप पॉलिसी के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं वापस। अगर आपके मियाँ फॉर एग्जांपल कोई मैरिड हैं, वो वेडलॉक पॉलिसी के तहत अप्लाई कर सकते हैं कि जी हमारे मियाँ या बीवी जो है वो एक जगह पे पोस्टेड है, तो दूसरा अप्लाई कर सकते हैं कि जी हमें गवर्नमेंट यहाँ पोस्ट करे ताकि हम इकट्ठे रह सकें। तो पॉलिसी भी है जिसमें आपको कुछ अरसे बाद, पहली चीज़ होती है आपने एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, पास होना है, पोस्टिंग लेनी है, और उसके बाद एफर्ट करनी है फॉर ट्रांसफ़र बैक टू योर स्टेशन, जहाँ जो आपको नियर बाय पड़ता है। हो सकता है आधा घंटा दूर एक तहसील हो जहाँ आप जाएँ, कंफर्टेबल हैं, या दूसरी तहसील 1.25 घंटा दूर है, वहाँ चले जाएँ। जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिले तो आपने अगर 2 घंटे दूर से 1 घंटे की तरफ आना है, फिर वापस फर्दर ट्रांसफर करने के आप करीब तरीन आ जाए अपने शहर के। ये एक प्रोसीजर होता है।
और ये सारे लोग इसको करते हैं। जी चलिए एक भाई एक और क्वेश्चन है मेरा। ये जैसे कि मतलब कहते हैं कि हम अटेम्प्ट दें, अटेम्प्ट मतलब टोटल 3 अटेम्प्ट होती हैं, तो हम अपनी अटेम्प्ट क्यों ज़ाया करें? ठीक है, हम अपनी अटेम्प्ट देंगे, ना हो तो हमारी अटेम्प्ट ज़ाया हो जाएगी। जी, तो ये इसमें आज भी क्वेश्चन ये हमसे किया था किसी ने कि ये 3 अटेम्प्ट्स होती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो ये ज़ाया हो जाएंगी। ठीक है, उस पर फिर मैंने उनको जवाब दिया कि एक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट एक सीट आई है, तो आपके पास चांसेस हैं आप 3 बार उसके पब्लिक सर्विस कमीशन में उसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से किसी और डिपार्टमेंट में 3 सीट्स आई हैं तो आप उसमें 3 बार अप्लाई कर सकते हो। मिसाल आपको मैं देता हूँ कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट की सीट आई, एक फार्मासिस्ट ने उधर अप्लाई कर दिया, उसका नहीं हुआ। ठीक है, अगर उसका नहीं हुआ तो उसकी अटेम्प्ट ज़ाया गई। ठीक है, लेकिन उसके पास कितनी अटेम्प्ट्स अभी बची हैं? 2 और बची हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर अब सीट्स आई हैं पैसे के अंदर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, तो उधर लोग अप्लाई करेंगे तो वो अपनी पहली अटेम्प्ट देंगे फार्मासिस्ट, फिर अगर वो नहीं पास होते तो उनकी भी कितनी अटेम्प्ट बच जाएंगी? 2। ठीक है, इसका मतलब अभी 3 अटेम्प्ट पैसे के अंदर लोगों की बची हुई हैं और 7 प्राइमरी सेकेंडरी में बची हुई हैं। इस तरह जो पीपीएससी की और सीट्स आती हैं आप अप्लाई कर सकते हो। अब अटेम्प्ट के लिहाज से भी मैं कुछ क्लैरिफिकेशन आपको कर दूं कि फ़र्ज़ करें कि मैं एक कैंडिडेट हूँ जो पीपीएससी में अप्लाई करता हूँ, मेरा रिटन क्लियर हो जाता है, उसके बाद मैं इंटरव्यू देता हूँ, मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है, तो मेरी कोई अटेम्प्ट ज़ाया नहीं होगी। अगर मेरी दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं लेकिन मैं फाइनल रिकमेंडेशन या मेरिट के अंदर फॉल नहीं करता तो मेरी अटेम्प्ट ज़ाया नहीं होगी, वो मेरी 3 की 3 अटेम्प्ट्स वैलिड रहेंगी और मैं दोबारा वो दे सकता हूँ। सेकंड, दूसरा सिनेरियो, अगर मैं रिटर्न पास करता हूँ लेकिन इंटरव्यू मैं फेल कर देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे कई लोग तुक्के भी पास कर गए 1-2, लेकिन वो क्योंकि उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी या तैयारी नहीं की हुई थी तो वो इंटरव्यू फेल कर गए। जब आप इंटरव्यू फेल करते तो इसमें आप ओवरऑल फेल कर गए, फिर तो आपकी अटेम्प्ट ज़ाया हो गई। तीसरा सिनेरियो कि आप रिटर्न ही फेल कर जाओ, तैयारी नहीं की तो आप रिटर्न फेल कर गए हो तो आपकी ये भी अटेम्प्ट ज़ाया। ठीक है, तो आप इतना तैयारी करो, फोकस करो कि आप रिटर्न भी क्लियर करो, आप इंटरव्यू भी क्लियर करो और इंशाल्लाह फिर आप मेरिट में फॉल करो। अगर नहीं करते तो मेरिट में आपकी अटेम्प्ट जो होगी वो इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, ये हो गया अटेम्प्ट का। हाँ, एक तुफैल ने एक सवाल पूछा था मेरे से कैटेगरी, एक तो कैटेगरी, दूसरा कि हर साल ये पीपीएससी होता रहता है कि नहीं होता। हाँ, ये दो लोग सोचते हैं मोस्टली लोग। 2 सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखें, खासतौर पे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। ये भी फ्रेश ग्रेजुएट्स कई बार ना ये करके छोड़ देते हैं कि जी हम अगले साल दे देंगे, उसके अगले साल देंगे, उसके अगले साल देंगे। ये बाकी जो एक्सपीरियंस या सीनियर फार्मेसिस्ट उनको पता है इस बात का कि पीपीएससी हर साल नहीं होता, 2 साल बाद हो सकता है, 3 साल बाद हो सकता है। जैसे हमारा पीपीएससी हुआ था 2018 में, उसके बाद जाके हुआ 2021 में, 18, 19, 20, 21 यानी 3-3.5 साल का गैप। 21 के बाद अब पता नहीं कब जाके होता है। ठीक है, तो 21 के बाद ये 2 साल तो गुजर गए हैं, तो ये हर साल नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वंस इन ए लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आप इसमें करें। और कई बार ये होता है कि बंदा कहता है कि मैं अगले साल अप्लाई करूंगा लेकिन 4 साल बाद पीपीएससी आता है, उतनी देर में जो एज का क्राइटेरिया वो ओवर एज हो जाता है, तो उसको वो अप्लाई अगली बार कर ही नहीं पाता। तो क्या फ़ायदा ऐसी अटेम्प्ट सेव करके कि जब आप अगली बार अप्लाई करने जाओ लेकिन आपके पास एलिजिबल ही ना हो आप एज की वजह से। ठीक है, तो इसलिए आपने एज वाला फैक्टर भी करना है। फिर दूसरा, जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो लाजमी इसमें अप्लाई करें, क्योंकि हो सकता है आपकी 3 अटेम्प्ट होने तक आपकी एज ओवर एज हो जाए। ठीक है, तो आप पूरी 3 जो है उसको फुल तैयारी के साथ ये अवेल करें। दूसरा, फ्रेश ग्रेजुएट्स जो तो पहले सवाल पूछा था कि कैटेगरी जो है वो अलॉट नहीं हुई हुई। ठीक है, तो कैटेगरी आपके पास नहीं है, आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जैसे आप भी कह रहे थे कि जी कैटेगरी देते हैं तो वो मिलती नहीं है फार्मेसी काउंसिल, तो 4 महीने गुजर जाते हैं, कैटेगरी नहीं आती, तो वो बंदा कैसे अप्लाई करे? अब उसमें एक चीज़ ये है कि डिले हो जाता है कैटेगरी में, लेकिन जब आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या एक्सपायरी मांगते हैं उसकी कैटेगरी की। आपने क्या करना है कि आप एप्लीकेशन दें या फिर आप फार्मेसी काउंसिल खुद विजिट करें, वहाँ पे जाके उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि सर आप कैटेगरी बेशक हमें प्रिंट बाद में कर दें, क्योंकि वो कैटेगरी होता है अप्रूव होके स्क्रूटनाइज होके आपकी डिग्री की यूनिवर्सिटी को ईमेल जाती है, वो आगे से वेरिफिकेशन होके वापस बैक टू फार्मेसी काउंसिल आता है, उसमें प्रोसीजरल डिले हो जाता है, कभी ह्यूमन डिले आ जाता है, तो उसकी वजह से कैटेगरी लेट हो जाती है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर जी। तो आपने ये अपना टाइम मिस नहीं करना, एप्लीकेशन आया इस प्रोसीजरल डिले की वजह से नहीं करनी। आप फार्मेसी काउंसिल जाएं, उनको कहें कि हमने ये अप्लाई किया था, आपने अपनी कैटेगरी दी थी, अगर कैटेगरी प्रिंट नहीं हुई और साइन नहीं हुई प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल से, तो आप कम से कम हमें नंबर अलॉट कर दें हमारी कैटेगरी का। ठीक है, तो आपको नंबर अलॉट कर देंगे, वो नंबर लेके जो है
आप फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर दें। अप्लाई हो गया। इन द मीनवाइल क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो स्क्रूटनी के लिए चली जाएगी, फिर आपको एक रिटर्न की डेट अनाउंस होगी कुछ अरसे बाद, वो एक टाइम आपको मिल गया गैप, फिर आप रिटर्न के टेस्ट दोगे, वो आपको एक रिजल्ट आने तक रिटर्न का एक और टाइम मिल गया, दूसरी विंडो। फिर आपका जब इंटरव्यू की डेट अनाउंस होगी तो आपको फिर वो एक और विंडो आपको मिल गई। जब आपने इंटरव्यू पे जाना तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको जाके फर्निश करने होते हैं, तब तक इंशाल्लाह आपकी कैटेगरी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है। और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है या इस तरह से और की डेट आनी है कि आपको पता है 2 हफ्ते बाद है, तो आप पर्सनल एफर्ट्स भी कर सकते हैं फार्मेसी काउंसिल जाके कि सर अब हमें लाजमी चाहिए, तो आपको एकोमोडेट कर देंगे जी। तो ये है कुछ जो क्वेश्चंस थे। और कौन सा था, हाँ मैं बस ये कहूँगा कि ये आप जो अपॉर्चुनिटी है पब्लिक सर्विस कमीशन की है, कोई भी गवर्नमेंट सीट की है, आप बेशक आपने कोई और प्लान किया हुआ है, लेकिन इन द मीनवाइल अगर आपने कोई फॉरेन एग्जाम देने हैं, कोई लाइसेंसिंग एग्जाम देने हैं, कुछ और एग्जाम देने हैं, तो हर तरह के एग्जाम जो है उसको अटेम्प्ट करें। तैयारी मोर और लेस एक तरह की होती है। आपका HEC का सिलेबस जो होगा वो आपके पाकिस्तान के सारे एग्जाम्स के लिए वो तकरीबन सेम होगा, ठीक है। अच्छा देख भाई, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मतलब ये जो मतलब कहते हैं कि हम सिलेबस तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि मतलब हम PPSC की तैयारी जो सी वो कहाँ से करें। जी तैयारी के लिए जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करा था तो मैं जिसके पास जाता था तो वो लिटरली, तो फैल को पता है क्योंकि मेरे साथ यूनिवर्सिटी इन्होंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ाई, लेकिन ये उस वक्त से हैं जब मैं ये 3 साल में जूनियर थे, ठीक है। तो ये मैं जब ग्रेजुएट किया तो हम जाके पूछते थे कि जी हमें बताएं हम कहाँ से पढ़ें, लेकिन कोई ऐसी बुक नहीं थी कि जहाँ पे हमें एक चीज़ मिले, ठीक है। कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई इस तरह से सीनियर कोई गाइड करता नहीं था, तो एक ना बड़ा दिल बर्दाश्त सा इंसान हो जाता है कि यार क्या करें पढ़े। अब मुझे ये था कि नहीं, एक कॉम्पिटिटिव नेचर थी कि मैंने कुछ करना ही है, ठीक है। तो उस वक्त मैंने ना जब अपनी सारी नोट्स को कंपाइल किया हुआ था 5 साल के, हम जूनियर्स की मदद किया करते थे, 5 साल के नोट्स कंपाइल किए, उसी से पढ़ा। फिर जब एग्ज़ाम क्लियर किया तो ये सोचा कि यार नहीं, बल्कि एग्ज़ाम में जब रिटर्न कर रहा था ना तब मैंने सोचा कि यार जब अगर मैं पास कर गया ना तो मैं ऐसी कोई ना कोई चीज़ बनाऊंगा, लिखूंगा, कोई गैदर करूंगा, कुछ चाहे वेबसाइट हो, नोट्स हो, कुछ कि जहाँ से वो लोग तैयारी करें और वो पास कर जाएं, ठीक है, और उस जगह पे ना खड़े जिस स्ट्रगल पे हम खड़े हुए थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब पास कर गए तो मैंने पहली फार्मासी बुक लिखी जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट HEC के अरेंज किए सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद टॉपिक वाइज उसमें डिटेल MCQs हैं, उसमें 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें हर सब्जेक्ट के बाद क्विक रिव्यूज़ हैं आपके सब्जेक्ट्स के डिफरेंट, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आपके टेबल्स हैं, उसमें आपके पास पेपर्स गिवन हैं, फिर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू, इतनी मोटी बुक है जैसे लोग पैनिक कर जाते हैं कि हम पढ़ें कैसे, उसके 20+ चैप्टर्स जो है उसका रिव्यू पूरा। अच्छा, फार्मेसी रिव्यू जो लाइक CPR है उसके 20+ चैप्टर्स को भी हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किया और एक ऑल इन वन बुक बनाई। फोरेंसिक की बुक इससे मैंने अलग लिखी, दूसरी जो मेरी बुक है, क्यों, क्योंकि उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आती है तो उसकी डिफरेंट एडिशंस लाने पड़ते हैं, तो फिर वो जो बुक है वो अलग लिखी ताकि वो एक ड्राई सब्जेक्ट था, लोगों को समझ नहीं आता था। अब वो इतना अच्छे से वो लोग पढ़ सकते हैं, और मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स भी हैं कि उनके जब मुझे मैसेज आता है कि हमने ये अपना सब्जेक्ट में हमारी इतने नंबर आए, पूरे नंबर, तो बड़ी खुशी होती है वो पढ़ के कि वो सब्जेक्ट जो पाकिस्तान में पहले बड़ा मुश्किल लगता था अब वो ईजी तरीन लगता है यूट्यूब के लेक्चर्स की तरह से या फिर वो बुक की तरह से फोरेंसिक के, क्योंकि उसके अंदर सारे एक्ट हैं और सारे सूबे जो हैं मैंने कवर किए हैं, उसमें पंजाब है, बलूचिस्तान है, सारे उनके रूल्स को भी इसमें सारे सूबे क्लियर मतलब अंदर ऐड है वो, क्योंकि देखें ना आपका बलूचिस्तान है तो उसके रूल्स, ड्रग रूल्स अलग हैं, आपके सिंध है उसके रूल्स अलग हैं, ठीक है, पंजाब ड्रग रूल्स 2007 वो अलग हैं, फिर ड्रैप एक्ट है जो कि एक्ट पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है, ड्रग एक्ट है वो सेम है पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है, तो सिलेबस मोरलेस सेम है लेकिन फिर रूल्स का फ़र्क आता है। तो मैंने वो रूल्स भी हर सूबे के हिसाब से रख दिए ताकि चाहे वो कोई सिंध का बच्चा पढ़ा है, कराची का है, बदीन का है, हैदराबाद का है, लाड़काना का है, ठीक है, चाहे वो KPK का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, जो भी है वो हर बंदा जो है वो फार्मेसी उससे पढ़ के पास। अच्छा देखिए, मतलब फोरेंसिक की जो आपने बुक लिखी है इसमें काफ़ी ना लोगों को ये मतलब आता है कि हम इसमें तैयारी कैसे करें, मतलब MCQs उसमें ऐड है? MCQs ऐड है, हर उसमें पहले एक्ट होगा, आपने एक्ट पढ़ना है, एक्ट के बाद आपने MCQ जो है वो अटेम्प्ट करना है और साथ उसकी की भी गिवन है, तो आपको वो MCQ किस तरह बनते हैं, कितने और डिटेल में ना जितने बन सकते हैं वो किए हैं। अच्छा, उसके बाद चौथी एक बुक थी, जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कई लोग इस वजह से होते हैं कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते पेपर में, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं कर पाते, ठीक है, और तो फिर जब आपको समझ नहीं ना आ रहा आपके अपने MCQ ये वाला टिक करना है या उसकी ये ऑप्शन टिक करनी है, आप सोच में पढ़ते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपके सेकंड्स या मिनट्स कैसे जा रहे हैं,
और एक वक्त आता है कि आपकी 20 से 25 MCQ बचे होते हैं, 1.5 घंटे का टाइम है, तो आप तुक्का लगा देते हो, तुक्का लगाते हो, तो उससे क्या होता है आपका वो गलत हो गया तुक्का, समझो हाफ आपके गलत हो गए तुक्के में, आपने 20 थे तो उसमें से 10 गलत हो गए। अब एक तो 10 वो गलत होंगे, आपको 0 नंबर मिलेगा उसका, प्लस वो गलत होने की वजह से हर गलत का 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो आपके 0 तो वो गलत खत्म हो ही गए, नंबर मिले ही नहीं, साथ आपको जो मिले हुए नंबर थे वो भी खत्म हो गए। इसलिए फिर मैंने वो रिक्वेस्ट की, 38 के करीब मॉडल पेपर्स की बुक लिखी, जिसके अंदर मैंने 38 जो सर्विंग ड्रग इंस्पेक्टर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर या हॉस्पिटल फार्मेसी या जितने मेरे बैच के लोग थे उनसे पेपर लिखवाए कि अगर आप एग्जामिनर हों या PPSC के पेपर सेटर हों तो आप कैसे पेपर बनाएंगे। तो उन्होंने 100 नंबर का पेपर जिसमें 80 नंबर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, और 20 नंबर जो है आपका इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामिक, करंट अफेयर, GK, IQ, कंप्यूटर, उसमें से वो थे। तो आप जब वो 90 मिनट अपने आप को देंगे, वो पेपर अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद अपनी नेगेटिव मार्किंग करेंगे, अपने आप को नंबर देंगे, आपको पता चलेगा कि आप पास हैं या नहीं। और पासिंग मार्क्स होते हैं 40 PPSC में। ओके। अगर उससे नीचे करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन 40 से ऊपर नहीं आपने ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करना ताकि मेरिट में आए। पास होना मकसद नहीं है, मकसद है कि मेरिट में आए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक सीट के अगेंस्ट होता है आमतौर के 5 लोगों का इंटरव्यू होता है। क्राइटेरिया बदल भी सकता है, लेकिन यूजुअली ये होता है। तो अगर 5 सीटें हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ, तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा लोग पास कर गए, तो जो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, मतलब 25 लोग, 25 जो होंगे उनका इंटरव्यू हुआ, उन इंटरव्यू में से फर्दर सिलेक्ट होके आपके जो 5 होंगे, हो सकता है इंटरव्यू ज़्यादा का भी ले लें, वो PPSC का अपना टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हो सकती है, उनका अपनी पॉलिसी चेंज हो सकता है। तो ये एक आपको मैं ओवरऑल पिक्चर में वो बता रहा हूँ, ठीक है। और वो जो मॉडल पेपर्स की बुक है उसमें मैंने एक और डिफरेंट चीज़ की कि हम जब एस्पायर करते हैं ना कि हमने इस तरह का बनना है, उस तरह का बनना है, और हम लोगों तक अप्रोच नहीं कर पाते कि हम पता उनका टाइम ना वेस्ट कर दें या वो हमसे कैसे रिप्लाई करें, वो खुल के बात भी नहीं कर पाते अपनी लाइफ है सबकी। सवाल क्या होते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, आप कितना यूनिवर्सिटी में टाइम देते थे, पढ़ते थे, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी यूनिवर्सिटी में, आपने तैयारी कैसे की पब्लिक सर्विस कमीशन की, आप दिन में कितना पढ़ते होते थे। ये सारे सवालों का मैंने एक क्वेश्चनर बनाया और मैंने अपने सारे जो सर्विंग जो अब जिन्होंने PPSC पास किया उनको दिया, उन्होंने उसमें डिटेल आंसर किए हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स या उनके ईमेल भी मैंने साथ ऐड किए हैं, ताकि कोई बंदा किसी से इंस्पायर हो, उसको लगे कि यार इसका क्राइटेरिया अच्छा था पढ़ने का, इस ऑफिसर का, वो उसको रब्ता भी करके पूछ सके, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी पाकिस्तान के फार्मासिस्ट को, किसी भी सीनियर या किसी जिसमें बहुत गरूर हो, या कोई ऐसा बंदा है जो अपने आप को बहुत तोप समझता है, बहुत है, लेकिन वो हेल्प नहीं करता, किसी के पीछे ना भागना पड़े, ठीक है। हर बंदा जो है उसको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए, और वो सीनियर में उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया बुक में। तो इंटरव्यू उन्होंने दिया, वो इंटरव्यू भी उसमें है कि आप उससे देखें, हेल्प लें और उनको कांटेक्ट भी कर सकें। जी, कोई और सवाल इसमें? ठीक है, फिलहाल के लिए तो फिलहाल यही के है लिए ना, काफी हर मतलब किसी के काफी दिमाग में। गाइडेंस मिल गई हमें इस चीज़ से। काफी क्वेश्चंस हमारे जो हमसे राइज हो रहे थे वो क्लियर हो गए हैं इस चीज़ से। और जो पैसे की जो जॉब्स आई हुई ना उसके डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग, और उसमें मैं बता दूंगा कि नाम के साथ बताऊंगा कि पैसे के कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं। वो डिफरेंट शहरों में, मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, वो लाहौर में है, तो ये पैसे के ना डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं जगह जगह पे। तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग जो है वो मिलेगी ये पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे फ्रेश ग्रेजुएट है, MPhil स्कॉलर है, MPhil पास है, PhD स्कॉलर है, PhD पास है, मल्टीपल टाइम एग्जाम दे चुका है, मैं सबको ये कहूँगा कि आप ज़रूर ये टेस्ट दें, क्योंकि आप फेल करें या पास करें, इसकी तैयारी आपके आने वाले जो पब्लिक सर्विस कमीशन या अगला एग्जाम है, जो कि वो भी एक्सपेक्टेड है कि उसकी सीट्स भी शायद अनाउंस होगी, आपको वहाँ काम आएगी। तो आप इसकी तैयारी के साथ जब दोबारा फर्दर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप पास कर जाएंगे, और उसके मुकाबले में जिन लोगों ने बिल्कुल ही तैयारी नहीं की वो उड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, और आपका कि आपने हमें टाइम दिया, हमें गाइडेंस किया, हमें गाइड किया एक चीज मैंने सुना था आपको मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तो फैज भाई ने कहा कि यार एक दफा चले जाते हैं। कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटी टाइम से ऐसे ही कई लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, कई लोगों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद हूँ, लेकिन यही होता है कि जब आपकी एक, याद रखिएगा, जब आप कुछ स्ट्राइव करते हैं ना, स्ट्रगल करते हैं, और जब आप एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ जाते हैं कि मैंने ये बनना है, दुनिया के सारे लोग आपको ये कहेंगे कि यार ये क्या पागल है, ठीक है। लेकिन याद रखें कि ये पागल लोग ही दुनिया बदलते हैं, ठीक है। ये कुछ बनते हैं और ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं उस पूरी भीड़ से या उस पूरे क्राउड से जो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और जब आप अलग हो जाएंगे तो वही भीड़ के लोग होंगे, वो आपको एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप और आपकी तरह जितने मेरे जूनियर्स हैं वो
इंस्पिरेशन बने और मेरी टीम का हिस्सा बने, और ये जो लाइक माइंडेड लोग हैं इनके साथ मैं एक जो फील्ड के अंदर है वो रेवोल्यूशन लेके आऊँ, ना कि सिर्फ मैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे नारे लगाऊँ कि इसका बायकॉट कर दो, ये हो जाएगा तो कैटेगरी का बायकॉट कर दो, ये कर नहीं, इम्प्लीमेंट करेंगे, कानून का हिस्सा बनेंगे, रेगुलेटर्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर आएंगे, हॉस्पिटल डीआईज बनेंगे, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनेंगे, क्लिनिकल सर्विसेज देंगे, ठीक है। जब सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो हम हर तरह से सर्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।